सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। हम हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस पे हमारे मेहमान कौन है, चीफ गेस्ट कौन है। करंट अफेयर्स में तो हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे देश आ भी चुके हैं, अब आपके आंसर आना बाकी है। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। लास्ट में एक प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा। अभी शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना है? तो आंसर होगा पैट कमिंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में मैं कई सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। और ये क्रिकेट का या यूं कहूं खेल का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पूरे साल भर जब भी स्पोर्ट्स वाला प्रश्न आएगा या क्रिकेट की हम बात करेंगे तो ये प्रश्न मैं आपको बार बार रिवाइज करवाने वाला हूं, तो इसे एक बार ध्यान से समझ लेना। पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। देखो, ये जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है किसे दी जाती है? तो जिसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है उसी को ये ट्रॉफी दी जाती है। अब आपके एग्जाम में चाहे प्रश्न ऐसे आ जाए कि बताओ 2023 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, या प्रश्न ऐसे आ जाए कि 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है, तो दोनों सेम ही प्रश्न है, दोनों का एक ही उत्तर होगा, पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। बात समझ में आ गई ना आपको? और इसी तरह से अगर हम महिलाओं में बात करेंगे यानी कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो उन्हें जो अवार्ड दिया जाता है या ट्रॉफी दी जाती है उसे कहते हैं राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। तो अब आप समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया या राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिली है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर सेम ही होगा। तो इस बार 2023 के लिए ये अवार्ड मिला है नेट साइवर को, जो इंग्लैंड की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और भी अवार्ड्स मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपके लिए पूरी मेहनत से मैंने ये पीपीटी तैयार की है, रंग बिरंगा प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करके लाया हूं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। अब जैसे देखो, अगर बात करते हैं आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो विराट कोहली को चुना गया है। ये भारतीय हैं, तो भारतीय वाले नाम तो वैसे इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलना। वहीं अगर वुमेन्स में बात करते हैं यानी कि आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो चामरी अट्टापट्टू को चुना गया। ये श्रीलंका टीम की कप्तान है महिलाओं में। उसी तरह से आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो उस्मान ख्वाजा को चुना गया। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया सूर्य कुमार यादव को। ये भारतीय हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना। वहीं महिलाओं में बात करेंगे यानी कि आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया हेले मैथ्यू को। ये वेस्ट इंडीज की हैं। तो ये इतने अवार्ड तो आपको ध्यान रखने ही रखने, बाकी लिख के तो मैं सारे ही लाया हूं। एम्पायर ऑफ द ईयर भी देख लो, रिचर्ड लिंगवर्थ को चुना है, ये इंग्लैंड से हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023, ये जरूर ध्यान रखना, जिम्बाब्वे की टीम को यह अवार्ड मिला है। बाकी और भी हैं, जैसे कि इमर्जिंग में किसे मिला है, एसोसिएट में किसे मिला है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये अवार्ड कौन देता है? आईसीसी देता है। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी बीसीसीआई ने भी कुछ अवार्ड दिए थे, जिसमें से 2 अवार्ड मैंने आपको याद करवाए थे। एक तो था 2023 के लिए पॉली उम्रिगर अवार्ड। ये अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है, जो मिला है शुभमन गिल को। और महिलाओं में बात करेंगे कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन फीमेल, ये चुना गया दीप्ति शर्मा को। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सीके नायडू अवार्ड 2 जनों को दिया गया, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को, तो वो भी ध्यान में रखना। बाकी आईसीसी की बात करेंगे तो स्थापना 1909 में होती है, हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। आपको याद है अभी आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर किसे चुना गया था? कोका कोला को। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। तो हर साल 25 जनवरी को ये नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और पिछले साल 2023 में भी यही थीम थी, इस बार भी यही है। पहली बार इस दिवस को हमने 2011 में मनाया था, तो इस बार ये इसका कौन सा संस्करण हुआ? 14वां संस्करण हुआ। और आप जानना चाहो कि 25 जनवरी को ये दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं तो एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। पहले जो मतदाता की उम्र थी वो 21 साल थी, बाद में उसे घटा के 18 वर्ष कर दिया,
तो यहीं से एग्जामिनर प्रश्न बना के पूछता है कि बताओ किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया। क्या किया गया? 21 से 18 कर दी उम्र, तो आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 326, ये भी ध्यान में रखना। वैसे 25 जनवरी को एक और दिन मनाते हैं हम, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, और उसकी थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब होता है फिर? तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस आते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म डे, तो 27 सितंबर याद रखना। और टूरिज्म की बात है तो एक स्टैटिक प्रश्न आपका बन जाएगा कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मैड्रिड स्पेन में है। और एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछूंगा कि अभी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किसे 2023 के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था? ये गुजरात का गांव है, उसका नाम अब आप बता दो कमेंट बॉक्स में, पता है तो। बाकी डे वाला प्रश्न है, तो अभी तक जनवरी में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हुए वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया हमने, डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी होता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, फिर 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया, फिर 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया, अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हमने मनाया था, और अभी 24 जनवरी को एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। और ये भी ध्यान रखना 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। तो ये जनवरी के अब तक इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर यानी कि शराब की दुकानें खोलेगा। ये स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। एक्चुअली में आपको पता है सऊदी अरब एक कट्टर मुस्लिम देश है। यहाँ के लोग शराब बेचना तो दूर इसका सेवन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके धर्म में शराब का सेवन करना गलत माना जाता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया ये कट्टर मुस्लिम देश है। तो फिर आप कहोगे कि अब क्यों खोल रहा है? तो जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते आ रहे, करंट अफेयर्स में भी कई बार पढ़ा है कि सऊदी अरब ने अपने देश की महिलाओं को थोड़ी थोड़ी आजादी देना शुरू कर दिया। अब वे ड्राइविंग कर सकती हैं, अकेले विदेश यात्रा कर सकती है, अकेले सिनेमा हॉल जा सकती है, और भी कई तरह की छूट दे रहा है महिलाओं को, ताकि वो अपने ऊपर से रूढ़िवादी मुस्लिम देश का ठप्पा हटा सके। और इसी कड़ी में अब वो शराब की दुकानें भी खोलने जा रहा है, ताकि उसके नागरिक तो नहीं बल्कि जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं वो पी सके, जिससे पर्यटन और व्यवसाय बढ़ सके सऊदी अरब में। देखो बात सऊदी अरब की है तो ये रहा मैप में सऊदी अरब, कैपिटल इसकी रियाद है और करेंसी है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब से आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो सऊदी अरब में होगा। अभी जो 2022 वाला हुआ था ना कतर में, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के, फिर आपने पढ़ा होगा 2026 वाला 3 देशों में होगा। चलो बताओ वो 3 देश कौन कौन से हैं जहां पे ये होगा? उसके भाई हर 4 साल में होता है, तो उसके बाद 2030 में होगा, लेकिन 2030 वाला तो नहीं पता, लेकिन 2034 वाला ये सऊदी अरब में होगा, क्योंकि इसके लिए बिडिंग लगाने वाला ये अकेला ही था। पिछले साल आपको याद हो तो सऊदी अरब के साथ में हमने एक एक्सरसाइज किया था, अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज, सऊदी अरब में किया था। और दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल ये कहाँ पे बनाया गया था? सऊदी अरब में ही बनाया गया था। और उसके अलावा भी आपने पढ़ा होगा कि ब्रिक्स में 5 नए मेंबर शामिल हुए हैं। वैसे तो 6 होने वाले थे 1 जनवरी 2024 को, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब वो 5 देश जो शामिल हुए उनके नाम क्या है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। तो वर्ल्ड में टेनिस डबल्स में टॉप पर हैं रोहन बोपन्ना, ये भारत के हैं, और इनके साथ हैं मैथ्यू एल्डेन, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मतलब ये टेनिस में नंबर 1 जोड़ी बन गई है। किस खेल में? टेनिस में। और इनकी उम्र की बात करें तो रोहन बोपन्ना 43 ईयर के हैं, और इस तरह से वे विश्व के सबसे उम्रदराज टॉप रैंकर हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि उम्र कुछ नहीं है, वो तो एक नंबर है, और जंग उम्र से नहीं हौसलों से जीती जाती है, चाहे वो मैदान की जंग हो या एग्जाम की। अच्छा खैर, रोहन बोपन्ना से आपको एक पॉइंट याद दिला दूं। आपको याद हो तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि भारत में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया गया था बंगलुरु में, उसमें ब्रांड एम्बेसडर यही बनाए गए थे रोहन बोपन्ना। अच्छा टेनिस से अभी आपको याद आएगा, अभी 2024 में यूनाइटेड कप जिसका संबंध टेनिस से होता है,
ये हुआ था अभी सिडनी में, और इसको जर्मनी ने जीत लिया था पोलैंड को हरा करके, याद होगा आपको। और मैं आपको याद दिलाऊं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले अभी पहले पुरुष एशियाई कौन बने थे? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने थे। और टेनिस के 2 कप बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो डेविस कप है, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, इटली ने अभी जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और महिलाओं का जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसे फेड कप कहते हैं, वैसे इसका नया नाम आ गया बिली जीन किंग कप। इसको अभी कनाडा ने जीत लिया इटली को हरा करके। और जब भी टेनिस की बात होती है तो साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। ये 2023 वाले हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि 2024 में तो हुए नहीं ना अभी। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था सबसे पहले, जिसमें मेन सिंगल जीता था नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, ये बेलारूस की हैं। वहीं फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं इसको, इसमें मेन सिंगल नोवाक ने जीता, वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, ये पोलैंड की हैं। इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी ये राफेल नडाल के साथ। विंबलडन ओपन हमने देखा, इसमें मेन सिंगल जीता कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन से हैं। और वुमेन सिंगल मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीता है, चेक रिपब्लिक की हैं। फिर यूएस ओपन हुआ था आखिरी, इसमें मेन सिंगल नोवाक विजेता रहे और वुमेन सिंगल में कोको गॉफ जो कि अमेरिकी हैं। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा चौथा। तो इक्विटी मार्केट कह दो या स्टॉक एक्सचेंज कह दो या शेयर मार्केट कह दो, तो अभी ब्लूमबर्ग के अनुसार वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेयर मार्केट तो अमेरिका का है, दूसरे नंबर पे चाइना का है, तीसरे पे जापान का है, और अब भारत ये हांगकांग को पछाड़ करके चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है बाजार पूंजीकरण के हिसाब से। बाजार पूंजीकरण मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू के हिसाब से। हम अगर देखते हैं अमेरिका नंबर 1 पर है ना, यानी कि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो टॉप पर है, उसकी वैल्यू है $50.86 ट्रिलियन। वहीं भारत का स्टॉक मार्केट अभी चौथे स्थान पे आ गया और इसकी वैल्यू है $4.3 ट्रिलियन। और देखो, भारत में 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है उसको सेंसेक्स कहा जाता है। और अभी आपको याद हो तो 2024 में ही जनवरी में ही हमने पढ़ा था भैया, इसके नए अध्यक्ष बन गए कौन? प्रमोद अग्रवाल। मुंबई में मुख्यालय है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई और इसका जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी कहा जाता है। मुंबई में मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष कौन है? आशीष कुमार चौहान है। और भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है या रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना तो 1988 में हो गई थी, मतलब भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, मुंबई में मुख्यालय है। और वहीं अगर बात करें अमेरिका का जो शेयर मार्केट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको नेस्डेक कहा जाता है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा हमारा संविधान हमारा सम्मान। आपको पता है इस साल 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भारत के गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत के संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और संविधान में दिए हुए उनके अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना। और इस अभियान के दौरान सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प, विधि जागृति अभियान, ये सब भी चलाए गए। और इस कार्यक्रम के दौरान न्याय सेतु का भी शुभारंभ किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है आखिरी सिरे तक कानूनी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजीत मिश्रा। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील हैं ये अजीत मिश्रा, जिनको कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट रखे हैं मैंने आपके लिए। सविता कंसवाल, मरणोपरांत अभी तेंजिंग नॉर्गे सम्मान मिला था। प्रोफेसर BR कंबोज, MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था। और पुष्पा भारती, अभी 33वां व्यास सम्मान मिला था इनको इनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए। तो है ना इंपॉर्टेंट, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट में रिवीजन भी करवा सकूं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे अगर इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि अभी 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो जरूर देखना, आपको वो बहुत हेल्पफुल लगेगा, मजा आ जाएगा। मतलब आपके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, वाह मजा आ गया। मतलब पूरे साल भर का आप आराम से रिवीजन कर लोगे, मुश्किल से 10-12 मिनट आपको निकालने होंगे। मतलब अगर आपको पिछले साल का रिवीजन करना है ना करंट अफेयर्स का, तो वो वीडियो आपके लिए बेस्ट है, एक लाइन में ये बात है। और हाँ प्लीज, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, मेहनत अच्छी लगती है, अगर इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करा करें। और दोस्तों के साथ में अगर कोई स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं तो प्लीज एक बार उनके साथ शेयर जरूर करना। आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छी फीलिंग आएगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनकी क्विज भी तैयार करता हूँ, पीडीएफ भी बनाता हूँ, वो आपको मिलेगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अराश, बावर और कर्रार को शामिल किया गया? तो आंसर होगा ईरान। तो अभी ईरान ने अपनी सेना में ये 5 यूएवी यानी कि अनमेन्ड एयर व्हीकल, जिसे हम ड्रोन बोलते हैं सिंपल भाषा में, इसको शामिल किया है, जिनके नाम है अबाबिल 4, अबाबिल 5, अराश, बावर और करार। इन सब ड्रोन की अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, जैसे कि अबाबिल 4 और 5 ये गश्ती करने के काम आएंगे, अराश और बावर ये सटीक आत्मघाती हमला करने के काम आएंगे। मतलब ये अगर कहीं पे गिर जाएंगे तो ये खुद तो ब्लास्ट होंगे ही सही, साथ में दूसरे को भी फोड़ देंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और जो करार है ये अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। देखो ईरान की बात अभी हमने करी भी थी, कैपिटल इसकी तेहरान होती है, करेंसी तोमान हो गई, प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। भारत ने यहाँ पे एक पोर्ट भी बनाया, बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह। यहाँ पे आपको 2 मरुस्थल याद रखना, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत मरुस्थल यहाँ मिलेगा। यहाँ पर एक रामसर नाम का स्थल भी आपको मिलेगा, जो आपने कई बार पढ़ा होगा, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड साइट्स के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये नया मेंबर बना था ईरान, 9th नंबर का। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन याद होगा 2023 में हमने इसको होस्ट किया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अभी ब्रिक्स के जो 5 नए मेंबर बने उसमें ईरान भी एक है। और ईरान की 2 महिलाएं मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक तो नरगिस मोहम्मदी है, इन्होंने अभी 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। और एक महसा अमीनी है, यूरोपियन यूनियन का सखारोव पुरस्कार 2023 इनको मिला था। अभी बंगाल की खाड़ी में जो हार्मून नाम का चक्रवात आया था उसका नाम ईरान ने रखा था। और एक सैन्य उपग्रह है ईरान का जिसका नाम है नूर, और नूरी किसका है? साउथ कोरिया का है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नागालैंड। तो जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए नागालैंड के रसोमा गांव में ये 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है, हर साल मनाते हैं। इस बार ये इसका 4था संस्करण है, 24 और 25 जनवरी 2024 को ये मनाया गया। अच्छा, फेस्टिवल वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नागालैंड को देखते हैं। ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा हो गई, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर ला गणेशन है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल हमने पढ़ा है नागालैंड में ही मनाया जाता है। देखो नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो मिथुन है, या गयाल भी बोलते हैं इसको। यहाँ का स्टेट बर्ड है ट्रोगोपेन। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी मिलेगा आपको, एंटंकी नेशनल पार्क। चलो कुछ और उत्सव मेले में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा अभी अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया था हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेले का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन ये मुंबई में हुआ था। झिंगा मेले का आयोजन पंजाब में हुआ। लक्खी मेले का आयोजन ये राजस्थान के सीकर में हुआ। बुमचू उत्सव मनाया गया सिक्किम में। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार ये कहाँ पे शुरू हुआ था? दिल्ली में। फूलदेई त्योहार ये मनाया जाता है कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी मक्खन महोत्सव अंडूरी भी मनाया गया था। बथुकम्मा त्योहार ये तेलंगाना का है, जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। और एक घोड़े जात्रा त्योहार ये मनाया गया था नेपाल में, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये 10 इंपॉर्टेंट उत्सव मेले मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए अभी किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा जापान। तो अभी ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति यानी कि सप्लाई के लिए भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। और इसकी पहली सप्लाई ये कहां पर होगी? गोपालपुर प्रोजेक्ट उड़ीसा में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में विश्व का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट ये कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये 2021 में हुआ था बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। बीकानेर अभी न्यूज में था, याद है आपको? यहाँ पे
चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और दो ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे एक महोत्सव मनाया गया था, आप मुझे बताना ऊंट महोत्सव मनाया गया था या मरु महोत्सव, कौन सा मनाया गया था। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट ये कहाँ पे लगाया गया, गुजरात के कल्लोल में। और यूरिया से याद रखना ये पहला लैब में बना ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और इसे किसने बनाया था ये पूछूंगा तो फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था, वो जर्मन साइंटिस्ट था, 1828 में बनाया था। और यूरिया से एक और प्रश्न आ जाएगा कि आपको याद होगा मोदी जी ने राजस्थान के सीकर में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था, ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। वैसे बात तो यहाँ पे जापान की थी ना, तो देखो जापान की कैपिटल आपको पता ही है टोक्यो होती है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं। और वैसे जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप है, यहीं पे जापान की कैपिटल आपको मिलेगी। और अभी चांद पर पहुंचने वाला जापान ये दुनिया का 5वां देश भी बन गया है। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। ये दोनों साथ मिलकर के एक मिशन कर रहे हैं जिसका नाम है लुपेक्स मिशन, फुल फॉर्म होती है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो गाइज ये था आज का आपका सेशन, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो सेशन ओवर हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना प्लीज एक बार। और हाँ, राम मंदिर से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बनते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स से भी रिलेट करके मैंने आपको जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे करवा दिए, वीडियो बना दिया है, वो भी नहीं देखा तो देख लेना, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। या अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन आप खोलोगे तो वहां पे भी मैंने डाल दिया है, वहां पे भी मिल जाएगा। या फिर यूट्यूब पे सर्च करना चाहो तो वहां पे भी कर लेना, लिखना क्रिक एग्जाम राम मंदिर क्वेश्चन आंसर। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अभी AI आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया, नाम है अनुवादिनी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया हमने 24 जनवरी को। और अभी भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ मिलकर डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया, यूनाइटेड अरब अमीरात। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को अभी 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया, टू किल अ टाइगर। और किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की, तेलंगाना। किसे 2023 के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शुभमन गिल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अभी योजना शुरू की, कौन सी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे चुना गया, रोहित शर्मा को। सोरैया उपग्रह को लॉन्च किया अभी ईरान ने। भारत की यात्रा पर आए यूनाइटेड नेशन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस, त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं ये। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था डोली भेड़ क्लोन के निर्माता का निधन हो गया, नाम बताओ। तो आंसर होगा इयॉन वुलमुट। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।